महेश सेन स्वागत करता हूं आपका टेस्ट पेपर लाइव के अंदर। आज अपन बात करें फंडामेंटल के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वाइटल साइन। वाइटल का अगर अपन बात करते हैं तो वाइटल का बेसिकली मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट और साइन का मतलब होता है इंडिकेटर या अपन बोल दे ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो कि अपन चेक करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं वाइटल साइंस। जब अपन किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उस इंडिविजुअल के अंदर अगर अपने को कोई कंडीशन अगर फाइंड आउट करनी है तो अपन उन इंडिविजुअल्स के अंदर क्या करते हैं वाइटल साइंस को चेक करते हैं। इन वाइटल साइंस को अगर अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी फंक्शंस अपन क्या करते हैं चेक करते हैं। वेरियस टाइप के अपने पास में वाइटल साइंस रहते हैं। इंपोर्टेंट अपन बात कर ले पर्टिकुलर जो अपना इंपोर्टेंट ऑर्गन रहता है उसकी फंक्शनिंग या उसकी नॉर्मल एक्टिविटी को इंडिकेट करने वाले जो साइन रहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं वाइटल साइन। इनको अपन बोल सकते हैं इंपोर्टेंट इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, सुप्रीम साइन भी बोल सकते हैं। ऐसे साइन जिनको अपन क्या करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर करते हैं या सुपीरियर प्रायोरिटी के ऊपर करते हैं। अगर मैं बात कर लूं ऐसे इंडिविजुअल, अगर कोई रोड एक्सीडेंट का पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर आया है, अब अगर हॉस्पिटल के अंदर वो पेशेंट आया है तो अपन क्या करते हैं वहां पे उसके वाइटल साइंस को चेक करते हैं। हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं पेशेंट की जो आंखें हैं कॉन्शियस है या नहीं है, पेशेंट को पेन कितना है, तो वेरियस टाइप के अपन वाइटल साइंस चेक करते हैं ताकि इनके बिहाफ पे अपन पेशेंट की जो कंडीशन है उसको डिनोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कंडीशन को डिनोट कर सकते हैं और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं वाइटल साइन। ऐसे फिजिकल साइंस जो कि आपके बॉडी फंक्शंस को क्या करते हैं आपकी बॉडी फंक्शंस के लिए एसेंशियल रहते हैं और अगर मैं बात कर लूं ये आपके लाइफ के लिए क्या रहते हैं एसेंशियल रहते हैं। तो दोज फिजिकल साइंस कंसर्निंग फंक्शन विच आर एसेंशियल टू द लाइफ। अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो दोज फिजिकल साइंस कंसर्निंग functions which are essential for life। ऐसे साइंस या ऐसे अपन बोल दे फिजिकल साइंस जो कि आपकी फंक्शंस को डिनोट करते हैं और आपके लाइफ के लिए एसेंशियल रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको मैं क्या बोलता हूं वाइटल साइन या मैं इनको बोल सकता हूं कार्डिनल साइन। क्वेश्चन आ जाए कार्डिनल साइन क्या होते हैं तो कार्डिनल साइन आपका क्या कहलाते हैं वाइटल साइन। या अगर मैं बोल दूं इनको सुप्रीम साइन, क्या बोल दूं सुप्रीम साइन या मैं इनको बोल दूं इंपॉर्टेंट साइन। तो ये कुछ साइंस रहते हैं जो कि अपनी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग जो कि अपनी लाइफ से रिलेटेड रहती है अपने लाइफ के लिए एसेंशियल रहती है। अगर अपन बात करते हैं इन फिजिकल साइंस के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो वो आपकी डायरेक्टली हेल्थ को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं वाइटल साइंस। मतलब कि ऐसे साइंस जो कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को या आपके लाइफ के लिए एसेंशियल रहते हैं या उन साइंस को अपन क्या बोलते हैं वाइटल साइन या फिर कार्डिनल साइन। अगर इनके अंदर कोई डेविएशन आता है, अब अगर इनके अंदर कोई डेविएशन आएगा तो ये डायरेक्टली आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। अगर मैं बात कर लूं थ्रू फाइंडिंग ऑफ वाइटल साइंस डेविएशन ऑफ फंक्शनिंग इन वाइटल ऑर्गन। अगर मैं बात कर लूं कि जो वाइटल साइंस है नॉर्मली अगर मैं फिजिकल साइंस या वाइटल साइंस की जब बात करता हूं तो वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं अपने पास। नॉर्मल वाइटल साइंस के बारे में जब बात करते हैं तो टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन
ब्लड प्रेशर, ये जनरल वाइटल साइन अपने पास में रहते हैं। अब ये वाइटल साइंस जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को इंडिकेट करते हैं, ये क्या करते हैं आपके, मैं बोल दूं इनको, ऐसे साइंस जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इंडिकेट करते हैं। वाइटल ऑर्गन्स फंक्शनिंग, वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं कि मैं यहां पे बात कर लूं, हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, स्किन, आईज, ये कुछ ऐसे साइंस या ऐसे ऑर्गन्स रहते हैं जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं। अगर इनके अंदर या इनके फंक्शनिंग के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो वो डायरेक्टली किसको लीड करते हैं, अबनॉर्मेलिटी, और अबनॉर्मेलिटी क्या रहती है, डिजीज कंडीशन को लीड करती है। किसको, डिजीज कंडीशन को लीड करती है। ऐसे साइंस, वाइटल साइंस की डेफिनेशन की अगर अपन बात करते हैं, दो साइंस या दोज फिजिकल साइंस कंसर्निंग फंक्शन ऑफ द या फंक्शनिंग विच आर द एसेंशियल ऑफ द लाइफ, ऐसे साइंस जो कि आपके लाइफ के लिए एसेंशियल रहते हैं, ऐसे साइंस जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। क्या आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन, स्किन और आईज, ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, वाइटल साइंस। जनरली जो वाइटल साइंस आता है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, तो ये है आपका वाइटल साइंस। ऐसे साइंस जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इंडिकेट करते हैं या उसके फंक्शनिंग के बारे में आपको क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। अगर इन वाइटल साइंस के अंदर कोई डेविएशन आता है, क्या आता है, डेविएशन आता है या कोई चेंजेस आता है, इनके अंदर अगर कोई भी चेंजेस आएगा तो वो डायरेक्टली डिजीज या कोई अबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, अबनॉर्मलिटी को या उनकी डिजीज कंडीशन को क्या करते हैं, आपके इंडिकेट। जैसे एज ए एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, नॉर्मली भाई मैं मान लू 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपका टेम्परेचर रहता है, अब अगर उस टेम्परेचर के अंदर कोई भी वेरिएशन आता है, क्या आता है, कोई भी वेरिएशन आता है, तो वो क्या करेगा, अब अगर टेम्परेचर आपका बढ़ गया कि भाई 37 डिग्री है या 98.6 डिग्री है फ़ारेनहाइट है, अब अगर आपका टेम्परेचर राइज हो जाए, 100 के पास चला जाए, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाए, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है। और टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो वो क्या लीड करेगा, फीवर की कंडीशन को लीड करता है। हो सकता है आपको फीवर नहीं था, बट कोई ऐसी बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए, कोई आपके बॉडी फंक्शनिंग के अंदर चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से जो आपका थर्मोरेगुलेटर सेंटर है, हाइपोथैलेमस, जिसको अपन बोलते हैं थर्मोरेगुलेटर सेंटर या फिर हाइपोथैलेमस, अगर उसके फंक्शनिंग के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। अब जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हाइपोथैलेमस ज्यादा आपका एक्टिवेट होगा और जो आपके थर्मल रिसेप्टर्स हैं वो ज्यादा स्टिमुलेट होंगे, तो आपको टेम्परेचर है वो इंक्रीज मिलेगा। इंक्रीज जब होगा तो इंडिविजुअल को फीवर की कंडीशन डेवलप होगी। तो ये क्या है, आपके वाइटल साइंस है। ऐसे वाइटल साइंस या जो आपके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं या उनको इंडिकेट करते हैं, उनके फंक्शनिंग को इंडिकेट करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि टेम्परेचर आपके स्किन को इंडिकेट करेगा, अगर इन टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस आता है तो वो हार्ट को भी अफेक्ट करेगा, किडनी को भी अफेक्ट करेगा, ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा। दोज फिजिकल साइंस कंसर्निंग फंक्शनिंग विच आर असेंशियल फॉर द लाइफ, ऐसे साइंस जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को इंडिकेट करते हैं और आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल रहते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, वाइटल साइंस।
या अगर मैं इनको बोल दूं कार्डिनल साइन, सुप्रीम साइन, इंपोर्टेंट साइन या सुपीरियर साइंस, तो ऐसे साइंस जो कि आपके इंपोर्टेंट रहते हैं, जो कि आपके नॉर्मल जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स या वाइटल साइंस हैं आपके, कौन कौन से वाइटल साइंस, वाइटल साइंस कौन कौन से। फर्स्ट आपका आता है टेम्परेचर, क्या आता है, टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है आपका पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। अभी तक तो आपने बस इन्हीं के बारे में पढ़ा होगा कि यही साइन होते हैं, टेम्परेचर होता है, पल्स होता है, रेस्पिरेशन होता है और ब्लड प्रेशर होता है। बट मैं बोल दूं यहां पे आपका पेन, पेन भी क्या है, वाइटल साइन है। नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या SpO2 लेवल। तो ये कुछ वाइटल साइंस है जो कि अपन जनरली किसी इंडिविजुअल के अंदर चेक करते हैं, और उन इंडिविजुअल के अंदर अपन क्या करते हैं, उनके जो वाइटल ऑर्गन्स है उनके अंदर कोई चेंजेस आया है या उनकी फंक्शनिंग को क्या करते हैं, ये साइंस इंडिकेट करते हैं। बात करता हूं मैं, जब नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं कि जो फिफ्थ सेंटर या फिफ्थ जो वाइटल साइंस रहता है वो आपका क्या रहता है, पेन का रहता है। जब अगर मैं बात कर लूं इन द इमरजेंसी, इन द इमरजेंसी, इमरजेंसी के अंदर ये वाइटल साइन तो आपके प्रायर आएंगे, 4 टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये तो प्रायर 4 रहेंगे ही रहेंगे। जनरली अगर अपन मैं बात करता हूं तो जो फिफ्थ वाइटल साइन रहता है वो आपका क्या रहता है, पेन रहता है। बट अगर इमरजेंसी की मैं बात करता हूं, पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आया है, तो जो फिफ्थ वाइटल साइन जो रहता है वो प्यूपिलरी रिएक्शन, क्या रहता है, प्यूपिलरी रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द या विच इज द फिफ्थ वाइटल साइंस विच इज यूज इन द इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के अंदर जो फिफ्थ वाइटल साइन जो यूज होता है वो आपका प्यूपिलरी रिएक्शन इंडिकेट करता है। तो ये है आपके कुछ वाइटल साइंस जो कि अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि क्यों वाइटल साइंस आपके लिए जरूरी है या कब अपने को वाइटल साइंस को चेक करना है। When we need to check vital sign, when we need to check when we need to check vital sign, कब अपने को वाइटल साइन चेक करने की जरूरत है। तो मैं यहां बोल दूं जनरल रूटीन चेकअप के अंदर, जनरल रूटीन चेकअप, अगर किन्हीं इंडिविजुअल को जनरल चेकअप करना है, अगर पेशेंट आपका गया है हॉस्पिटल के अंदर गया है और अगर वहां पे वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है, तो एज ए जनरल रूटीन चेकअप के अंदर अपन वाइटल्स को चेक कर सकते हैं। या फिर मैं बोल दूं चेकिंग या चेक आईपीडी एंड ओपीडी पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो कि या तो ओपीडी के अंदर आए हैं या आईपीडी के अंदर है, तो उनके अंदर आपका क्या रहता है, वाइटल साइंस अपन चेक करते हैं। अगर बात कर रहे हैं आईपीडी के अंदर, तो पेशेंट क्या है, हॉस्पिटल के अंदर है, तो आपको वाइटल साइंस तो चेक करने ही करने हैं। अगर ओपीडी की मैं बात करता हूं, ऐसे पेशेंट जो कि ओपीडी में आए हैं और ओपीडी में डॉक्टर ने वाइटल साइन चेक किया और पेशेंट को बोल दे अपन, डॉक्टर ने जब वाइटल साइन चेक किया तो अपने को लग रहा है कि पेशेंट के वाइटल साइंस के अंदर कोई आपके डेविएशन आ चुके हैं या डेविएशन है, तो डॉक्टर क्या करेगा कि उसके वाइटल साइंस को चेक करके उसकी जो प्रॉब्लम है या उसकी जो डिजीज कंडीशन है उसको फर्दर डायग्नोस करेगा। और पेशेंट को यहाँ पे अपन बोल सकते हैं अगर उन वाइटल साइंस के अंदर अगर कोई डेविएशन आएगा तो अपन उस पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर स्टे करने के लिए अलाउ करते हैं या फिर बोलते हैं। नेक्स्ट,
जब भी अपन कोई वाइटल ऑर्गन्स रिलेटेड मेडिसिन दे रहे, whenever we administer respiratory and cardiac drug, whenever we administer respiratory and cardiac drug, जब अपन किसी इंडिविजुअल को या तो रेस्पिरेटरी ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं या कार्डियक ड्रग यूज कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी ड्रग का मतलब जैसे कि मैं बोल दूं कि कोई पेशेंट यहां पे आपका अस्थमा का था या निमोनिया का था, अब अगर मैं बोल दूं ऐसे इंडिविजुअल जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, मैंने रेस्पिरेटरी ड्रग दी या रेस्पिरेटरी मेडिसिन दी, तो यहां पे अगर मैं बात करूं अस्थमा के अंदर दिया, अस्थमा के अंदर मैंने ब्रोंकोडाइलेटर दिया। क्या दिया? ब्रोंकोडाइलेटर। अब ब्रोंकोडाइलेटर देने से ब्रोंकस क्या हुआ? डायलेट हुआ। साइड इफेक्ट क्या आएगा कि ये फर्दर आपका ब्रोंकोडाइलेशन कर सकता है। अगर एक्सेस आपका वहां पे डायलेशन हो रहा है तो फर्दर आपके प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। या अगर मैं बोलता हूं किसी मेडिसिन को देने का उसका साइड इफेक्ट आता ही आता है, तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, और वाइटल ऑर्गन्स अपन ने बात करी थी, हार्ट, किडनी, ब्रेन, और अगर मैं बोल दूं रेस्पिरेटरी, अगर इन सिस्टम के ऊपर ड्रग देने का अगर कोई इफेक्ट आता है तो उस टाइम पे मेरे को क्या जरूरत है? उस टाइम पे मेरे को जरूरत है कि मैं उस इंडिविजुअल के वाइटल साइंस को क्या करूंगा? चेक करूंगा। अगर इन वाइटल साइंस के अंदर कोई भी चेंजेस अगर आ चुका है या आ गया है तो फर्दर मेरे को प्रिकॉशन या प्रिवेंटिव मेजर्स यहां पे यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कंडीशन मैं बात करता हूं ऐसे इंडिविजुअल जिनको हाइपरटेंशन की कंडीशन थी, HTN हाइपरटेंशन था, अगर मैंने उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने से बीपी कम हो गया। अब अगर वो पेशेंट ड्रग की डोज ज्यादा ले ले या ड्रग ले ही ना रहा हो या अचानक से ड्रग लेना बंद कर दिया हो विदाउट एनी प्रिकॉशन या विदाउट एनी अपन बोल दे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही अगर उसने ड्रग लेना बंद कर दिया है, अगर मैं यहां पे बोलता हूं पेशेंट ने अगर डोज ज्यादा ले ली है, एंटी हाइपरटेंसिव था, एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि आपके ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की कंडीशन को रिवर्ट करती है या उसको रिड्यूस करती है। अगर हाई डोज हो जाए या टॉक्सिक इफेक्ट आ जाए, टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर क्या रहेगा? डोज की मात्रा ज्यादा ले ली, मात्रा ज्यादा लेने का मतलब कि पेशेंट के अंदर ड्रग की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा आएगा। नॉर्मली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या कर रही थी? ब्लड प्रेशर को कम कर रही थी। अब अगर ज्यादा डोज हो गई तो ज्यादा ब्लड प्रेशर कम करेगा, और अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर कम होगा तो पेशेंट हाइपोटेंशन के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर? हाइपोटेंशन के अंदर। अब अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा तो वहां पे आपको टेकीकार्डिया होगा। टेकीकार्डिया क्यों होगा? टेकीकार्डिया इसलिए हो रहा है कि भाई साहब टेकीकार्डिया या अपन बोल दे हार्ट रेट, हार्ट के वर्क करने की एक्टिविटी क्यों बढ़ी? इसलिए बढ़ी आपकी बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन हो गया। एक सफिशिएंट बॉडी या अपन बोल दे सफिशिएंट अमाउंट जो कि आपके नॉर्मल टिश्यूज के लिए या उनके परफ्यूजन के लिए या आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट को बनाने के लिए या उनके मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल या एक एडिक्वेट ब्लड सप्लाई आपको चाहिए। अब अगर इस एडिक्वेट ब्लड सप्लाई यहां पे नहीं होगी तो पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा। अब हाइपोटेंशन में जाएगा तो हार्ट क्या करेगा? कंपनसेटरी मैकेनिज्म करेगा, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर कि जो डिमांड कम हुई है, क्या हुई है? डिमांड कम हुई है, उस डिमांड को कैसे पूरा कर सकता है? तो हार्ट क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पंपिंग करेगा। ज्यादा से ज्यादा पंपिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको बेसिक मेटाबॉलिक जो बनाना है, कार्डियक आउटपुट मेंटेन करना है। नॉर्मली अगर अपन 5,000 लीटर या ml अपन मानते हैं या 5 लीटर, 5,000 ml या 5 लीटर आपका ब्लड रहता है। ये 5,000 ml क्या करता है?
कि आपकी बॉडी की जो एसेंशियल मेटाबॉलिक नीड है, हर टिश्यूज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। अब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कौन पहुंचा रहा है, कि भाई ये तो ब्लड पहुंचा रहा है। ब्लड पहुंचा रहा है तो क्या होना चाहिए, 5000 ml आपका ब्लड होना ही चाहिए, जो कि आपके नॉर्मल बॉडी परफ्यूजन के लिए या टिश्यू परफ्यूजन के लिए एडिक्वेट होता है। अगर इस अमाउंट के अंदर 5000 की जगह 3000 हो जाए तो क्या आपकी बॉडी की जो बेसिक डिमांड है वो पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो हार्ट क्या करेगा कि इस 3000 लीटर, या अपन बोल दे 3000 जो ml है या 3 लीटर जो ब्लड है उसको कंपनसेट करवाएगा। कंपनसेट करवाएगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा। अब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो हार्ट ज्यादा काम करेगा। हार्ट क्या करेगा, पंपिंग ज्यादा करेगा। पंपिंग कब ज्यादा करेगा, कि क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा पंपिंग करेगा ताकि जो फर्दर जो टिश्यूज है उनको क्या मिले, ऑक्सीजन मिले, न्यूट्रिएंट मिले। तो अगर ज्यादा आपका हार्ट आपका पंप करेगा तो टेकीकार्डिया की कंडीशन रहेगा। नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं कि आपका जो हार्ट रहता है वो 60 to 100 बीट पर मिनट आपका रहता है, बीट पर मिनट रहता है नॉर्मली अगर अपन बात कर ले। और एवरेज में बात कर लूं तो एवरेज रहता है आपका 72, कि भाई हार्ट मेरा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना धड़कता है, 72 बार, वो तो एवरेज है। मैं बोल दूं मेरा हार्ट 60 से लेके 100 बीट पर मिनट आपका क्या रहता है, धड़कता है। अब ये धड़कता धड़कता या तो कम हो जाए या धड़कता धड़कता ज्यादा हो जाए। ज्यादा हो जाए तो टेकीकार्डिया, कम हो जाए तो ब्रेडीकार्डिया। तो इंडिविजुअल क्या होगा, हाइपोटेंशन के अंदर ब्रेडीकार्डिया होगा तो, या अपन बोलते हैं हाइपोटेंशन के अंदर जा रहा है टेकीकार्डिया। क्यों, क्योंकि कंपनसेट करेगा, आउटपुट बढ़ाना है। हाइपर हो गया तो ब्रेडीकार्डिया। तो पेशेंट क्या रहेगा कि जब अगर अपन ने ड्रग दी है जो रेस्पिरेटरी को भी अफेक्ट कर रहा है या कार्डियक सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है, ऐसी ड्रग जो जाके या तो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रही है या हार्ट की एक्टिविटी को कम कर रही है, तो उनको देने से पहले प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन वी शुड नीड या वी शुड डन द वाइटल साइंस चेक। आपको क्या करना है, वाइटल साइंस को चेक करना है जब भी अपन किसी इंडिविजुअल को रेस्पिरेटरी या कार्डियक ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मैं बात कर लूं कि मेरे को कोई सर्जरी करनी है, क्या करनी है, सर्जरी करनी है। मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंडेड किया है कि आपको बाईपास करवाना है। अब बाईपास करवाना है तो मेरे को मेरे वाइटल्स पे क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा। या तो अपन बोल दे टेम्परेचर ज्यादा है, या अगर मैं बोल दूं पल्स रेट ज्यादा है, या मैं बोल दूं ब्लड प्रेशर कम है, हाइपोटेंशन है, ब्लड पेशेंट के अंदर है ही नहीं। और अगर आप सर्जरी के लिए लेके चले गए, अगर मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया कि भाई पेशेंट का ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मली 120/80 mm ऑफ Hg रहता है, बट जब मैंने चेक किया कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर यहां पे मैं बोल दूं 100 और 80, या मैं बोल दूं 170 mm ऑफ Hg था, 100 और 70 mm ऑफ Hg, तो क्या मैं इस इंडिविजुअल को सर्जरी प्रीफर करूंगा, नहीं करूंगा। बिकॉज ऑलरेडी क्या है, पेशेंट हाइपो के अंदर है। सर्जरी के अंदर भाई डॉक्टर सर्जरी करेगा, ऑब्वियसली बात है इंसिजन लगाएगा, इंसिजन जैसे ही लगाया, स्किन को जैसे ही रिप किया, आपका ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा, सम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन द सर्जरी। सर्जरी के अंदर आपका हमेशा ब्लड लॉस होता है, इसीलिए डॉक्टर क्या करता है कि पहले से ही क्या करते हैं, ब्लड को अरेंज करवा के रखते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ हाइपोटेंशन की अगर कंडीशन वहां पे डेवलप हो रही है तो इनिशियली अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके और पेशेंट जो हाइपो के अंदर है उसको अपन यहां पे मेंटेन कर सकते हैं। तो जब भी मैं बोल दूं प्रायर टू एनी सर्जरी एंड बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, मतलब अगर मैं कोई भी सर्जरी कर रहा हूं तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं,
वाइटल साइन चेक कर रहा हूं, उसी के बिहाफ पे मैं पेशेंट को क्या करूंगा, ड्रग या फिर सर्जरी यहां पे परफॉर्म करूंगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जब अपन पेशेंट को क्या कर रहे हैं, या अपन बोल दे बिफोर एंड आफ्टर एनी हैवी एक्सरसाइज, या पेशेंट अगर अपन बोल दे ऐसे पेशेंट जो कि हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको भी क्या कर सकते हैं, अपने को वाइटल साइंस को चेक करना जरूरी रहता है। तो क्या क्या पेशेंट के रहता है, अगर पेशेंट आपका जनरल रूटीन के अंदर आ रहा है तो मैं चेक कर सकता हूं। अगर पेशेंट आपका या तो इन पेशेंट है या फिर आउट पेशेंट है, ओपीडी या बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, पेशेंट आया डॉक्टर के अंदर, 200 रुपए की स्लिप बनाई, स्लिप बना पे डॉक्टर के चैम्बर में गया, डॉक्टर ने चैम्बर में जाने के बाद डॉक्टर ने चेक किया कि पेशेंट को तो हाइपरटेंशन है, या अगर बोल दे हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन ने पता किया कि हाइपरटेंशन के बाद में उसने फर्दर पेशेंट को लगा या डॉक्टर को लगा कि इसके कोई कार्डियक डिसऑर्डर्स हो सकता है, फर्दर डायग्नोसिस कराई, ईसीजी कराई, ईसीजी के अंदर चेंजेस आ गए, ईसीजी के अंदर चेंजेस आ गए, ईसीजी के अंदर अपन ने देखा पेशेंट तो साइनस टेकिकार्डिया के अंदर है, हो सकता है पेशेंट को आने वाले 72 घंटे के अंदर हार्ट अटैक आ जाए। तो डॉक्टर क्या करेगा, इन रिपोर्ट्स के बिहाफ पे पेशेंट को एडमिट कर लेगा और ट्रीटमेंट वहां पे क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। या फिर अगर पेशेंट आपका इन डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के अंदर है, आईसीयू के अंदर है, एडमिट है, तो 2 आवर्ली मैं क्या करूंगा, या 1 आवर्ली पेशेंट का वाइटल साइन चेक करूंगा। इसी के बिहाफ पे अपन पेशेंट की क्या करते हैं, कंडीशन या उसके इंप्रूव को क्या करते हैं, देखते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं। या फिर कोई सर्जरी कर रहा हूं मैं, सर्जरी करने से पहले और सर्जरी करने के बाद, सर्जरी करने के पहले अगर हाइपरटेंशन के अंदर है या हाइपोटेंशन के अंदर है तो पेशेंट को लग रहा है कि आपको ब्लड चाहिएगा तो ही मैं क्या करूंगा, सर्जरी करूंगा। अगर सर्जरी के बाद मेरे को लग रहा है कि पेशेंट को टेकिकार्डिया हो रहा है और कि जो वुंड साइट है वहां से ब्लड लॉस हो रहा है तो पेशेंट हाइपोवॉलीमिया में जाएगा और आपका कहां आएगा, टेकिकार्डिया के अंदर आएगा। इंसिजन लगाया है, इंसिजन लगाने के बाद में पेशेंट को क्या होगा, फीवर आएगा। जब भी पेशेंट को ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन के बाद में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट टेम्परेचर इतना ना इंक्रीज हो जाए कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे। तो कब कब अपने को वाइटल साइंस को चेक करना है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस टाइम पे या इससे पहले अपने को क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस को चेक करना है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अबाउट द वाइटल साइंस के अंदर आपका आता है फर्स्ट टेम्परेचर के बारे में। फर्स्ट आता है आपका टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं कि टेम्परेचर का बेसिक मीनिंग अगर मैं बोलना चाहूं, बैलेंस बिटवीन द थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, मतलब या बोल दूं डिफरेंस बिटवीन द थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, या हीट प्रोडक्शन या हीट लॉस। हीट के प्रोडक्शन के लिए या हीट के लॉस के लिए उसके बीच के डिफरेंस को मैं क्या बोल सकता हूं, आपका अमाउंट ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी। डेफिनेशन क्या होगी टेम्परेचर की, अमाउंट ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी, amount of heat maintained by body or difference between heat production and heat loss। मतलब टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर या ऐसी हीट जो कि आपकी बॉडी मेंटेन करती है। कौन करती है, बॉडी मेंटेन करती है। वेरियस टाइप की मैकेनिज्म होती है जो कि आपके हीट प्रोडक्शन को भी करता है और हीट को लॉस भी करता है। तो ये क्या है आपका टेम्परेचर की डेफिनेशन। या मैं बोल दूं डिफरेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, या अगर मैं बोल दूं इसको हीट प्रोडक्शन को तो मैं बोल दूं थर्मोजेनेसिस, या मैं बोल दूं हीट लॉस को थर्मोलाइसिस।
क्या बोल दूं, थर्मोलाइसिस। या तो हीट का प्रोडक्शन होना या हीट का लॉस होना, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैं क्या बोलता हूं, टेम्परेचर। अगर मैं बात कर लूं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेर या थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, ये कौन सा होता है आपका, हाइपोथैलेमस। कि जो आपका थर्मो रेगुलेटरी जो सेंटर है वो कौन सा होता है आपका, हाइपोथैलेमस। अगर क्वेश्चन आ जाए या पूछ ले व्हाट इज द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, दैट इज द हाइपोथैलेमस। काम क्या है कि आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। बॉडी टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच के डिफरेंस को क्या बोलता हूं, टेम्परेचर बोलता हूं। नॉर्मली अगर जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या रहता है आपका टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन अपना आती है कि अपन बात कर रहे हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका क्या क्या होता है। अगर बात करते हैं नॉर्मल ऑरल टेम्परेचर, नॉर्मल ऑरल टेम्परेचर, नॉर्मल ऑरल टेम्परेचर अपना कितना रहता है 98 या 37 डिग्री 8 या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यही मैं बात कर लूं एक्सिलरी की, तो एक्सिलरी के अंदर कि यहां पे मैं बोल दूं 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन ओरल। एक्सिलरी टेम्परेचर आपका हमेशा ओरल डिग्री से या तो 0.5 या बोल दे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा, कम रहेगा। बात कर लूं मैं रेक्टल की, और ये रेक्टल टेम्परेचर सेम आपका 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन एक्सिलरी, हायर देन एक्सिलरी मतलब या हायर देन ऑरल टेम्परेचर। नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं टेम्परेचर, ऑरल टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर। ऑरल टेम्परेचर तो अपन मुंह से यूज करते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर जो कि अपन एक्सिला के अंदर इंसर्ट करके चेक करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर जो कि अपन रेक्टम के अंदर जो प्रॉब है या थर्मोमीटर है उसको इंसर्ट करके बॉडी टेम्परेचर को अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जब अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल ऑरल टेम्परेचर आपका कितना रहता है, वो रहता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात कर लूं मैं एक्सिलरी टेम्परेचर की, तो एक्सिलरी टेम्परेचर आपका रहता है 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.5 डिग्री या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन ऑरल टेम्परेचर। मतलब कि जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जब भी अपन किसी इंडिविजुअल के अंदर एक्सिलरी टेम्परेचर चेक करेंगे तो जो रीडिंग आएगी उसमें से 1 डिग्री अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं रेक्टल टेम्परेचर, अगर आपने चेक किया है और 98 डिग्री सेंटीग्रेड अगर पेशेंट को टेम्परेचर आया है तो अपने को वहां पे +1 कर देना है, +1 डिग्री वहां पे ऐड कर देना है। अगर मैं बात करूं कि जो टेम्परेचर आपका ऑरल से सबसे ज्यादा जो हायर रीडिंग आपका आता है, या मैं बोल दूं एक्यूरेट मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर या एक्यूरेट रीडिंग आपको कहां से मिलेगी, एक्यूरेट रीडिंग आपको थर्मल या मैं बोल दूं रेक्टल जो थर्मोमीटर है वहां से आपको टेम्परेचर की रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। तो ये है अपने टेम्परेचर के बारे में कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, या अपन बोल दे कहां से टेम्परेचर चेक करते हैं और नॉर्मल वैल्यू टेम्परेचर का कितना रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर आपका कितना रहता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं,
आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म के बारे में, हीट प्रोडक्शन, हीट का प्रोडक्शन कहां कहां से होता है। फर्स्ट अगर मैं बात कर लूं, ऐसे पेशेंट जो कि एक्सरसाइज करते हैं, या अगर मैं बोल दूं कि आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक नीड है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, या अपन बोल दे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, क्या बोल दें, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, एक्सरसाइज हो ही गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं शिवरिंग के अंदर, तो ये कुछ ऐसे टाइप्स हैं या फैक्टर्स हैं जो कि आपके हीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या हीट को बढ़ाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं एक्सरसाइज, आपकी बॉडी के अंदर या इंडिविजुअल जितनी एक्सरसाइज करेगा, मस्क्यूलर स्केलेटल एक्टिविटी अगर जितनी ज्यादा करेगा, आपके हीट का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। बिकॉज जो एटीपी है, जो ग्लूकोज है, वो ज्यादा कंज्यूम होगा, वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाएगा, और जब एटीपी ज्यादा बनेगी तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा, राइज होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लें कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, अगर मैंने खाना खाया, प्रोटीन भी लिया, फैट भी लिया, कार्बोहाइड्रेट भी लिया, लिपिड भी लिया, तो जब भी मैं वो मेरी बॉडी के अंदर लूंगा, उनका क्या होगा, डाइजेशन भी होगा, मेटाबॉलिजेशन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और बॉडी के अंदर उनका स्टोरेजेशन या स्टोर भी होगा। तो वहां पे भी आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के अंदर क्या रहेगा कि बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो बन रही है, उस बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए जितने एटीपी आपके कंज्यूम हो रहे हैं, उनके बिहार पे भी आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। नेक्स्ट आता है शिवरिंग की कंडीशन। शिवरिंग की कंडीशन मतलब ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, पेशेंट के हाथ के बाल खड़े हो गए हैं। सर्दियों में देखा होगा कि जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो पेशेंट ठिठुरने लगता है, ठिठुरता है तो पेशेंट क्या करता है, शिवरिंग करता है। और जब भी शिवरिंग करेगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी कि आपकी बॉडी टेम्परेचर उस टाइम पे आपका ज्यादा हो जाएगा, और जब भी आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंडिविजुअल को शिवरिंग होगी। या मैं बोल दूं कोई डिजीज कंडीशन, क्या बोल दूं, डिजीज कंडीशन, डिजीज कंडीशन के अंदर कि कोई मॉस्किटो बाइट कर गया, कोई डिजीज हो गई, हाइपोथैलेमस ज्यादा स्टिमुलेट हो गया, सेलुलर एक्टिविटी ज्यादा कर दी, एटीपी का रिलीज ज्यादा हो गया, ग्लूकोज कंजप्शन ज्यादा होने लग गया, या एटीपी का ज्यादा फॉर्मेशन हो गया, तो उनके भी यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा कि कोई भी अगर डिजीज कंडीशन हो रही है, वो डायरेक्टली आपके बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रही है, राइज कर रही है। तो ये है आपका हीट प्रोडक्शन। कहां कहां से हीट का प्रोडक्शन होता है, एक्सरसाइज से हो सकता है, ऑक्सीडेशन से हो सकता है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड से हो सकता है, शिवरिंग से हो सकता है, और डिजीज कंडीशन के अंदर भी आपका क्या रहता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि हीट लॉस, थर्मोलाइसिस, हीट लॉस कहां कहां से होती है, बात करते हैं अपन हीट लॉस के बारे में। हीट लॉस कहां कहां से होती है, हीट लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मली आपके हीट लॉस वेरियस टाइप के बॉडी के थ्रू, या अगर अपन बोल दें जो आपके ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे थ्रू द स्किन, थ्रू द स्किन, थ्रू द लंग्स, थ्रू द लंग्स, थ्रू द किडनी, थ्रू द किडनी। नेक्स्ट आ जाए थ्रू द बावल, थ्रू द बावल, यहां से आपका हीट लॉस होती है। थ्रू द स्किन अगर मैं बात कर लूं, या पहले मैं बात कर लूं थ्रू द लंग्स, जब भी अपन गैसेज एक्सचेंज करते हैं, एयर इनहेल करते हैं या एयर एक्सहेल करते हैं,
नॉर्मली अगर मैं विंटर की कंडीशन ले लेता हूं, सर्दियों के टाइम पे बड़े मजे से क्या करते हैं, फूंक दे के ठंडी या गर्म भाप निकालते हैं बाहर, के धुआं निकल रहा है, भाप निकल रहा है। तो वो धुआं क्या निकल रहा है, वो आपकी बॉडी से हीट क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ताकि आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर। और कोर बॉडी टेम्परेचर का मतलब द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड इंटरनल टिश्यू। वो बॉडी टेम्परेचर जो कि आपके ब्लड वेसल का हो या ब्लड का हो या आपके जो इंटरनल जो टिश्यूज है उनका टेम्परेचर हो, वो हमेशा आपका अपन बोल दे जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर रहता है जिसको कोर बॉडी टेम्परेचर अपन बोलते हैं, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर आपका रहता है, अंदर ब्लड भी है, ब्लड का भी टेम्परेचर होगा, ब्लड को भी अपना बैलेंस मेंटेन करना है, ब्लड वेसल्स हैं या अगर मैं बोल दूं जो टिश्यूज हैं उनका भी टेम्परेचर होता है। और उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलता हूं, कोर बॉडी टेम्परेचर। और कितना होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कुछ लंग्स की अपन बात कर रहे हैं कि लंग्स से कैसे गैसेज आपका या टेम्परेचर लॉस होता है। जब भी अगर अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एयर इनहेल और एक्सहेल, जब अपन करते हैं सम अमाउंट ऑफ एयर या हीट आपके एयर के थ्रू क्या निकलती है, बाहर निकलती है। वार्म एयर आपका क्या निकलती है, वार्म एयर आपका बाहर निकलती है। और वार्म एयर के साथ में आपका हीट भी बाहर जा रहा है। क्या जा रहा है, हीट भी बाहर जा रहा है। नेक्स्ट कंडीशन किडनी के द्वारा या यूरिन में बात कर लूं, सर्दियों के अंदर टॉयलेट कर रहे हैं, यूरिन निकाल रहे हैं, आराम से निकाल रहे हैं, निकालते निकालते यूरिन में से धुआं भी बाहर आ रहा है, निकल रहा है। क्या निकल रहा है, टेम्परेचर निकल रहा है। मतलब सम अमाउंट ऑफ हीट जो रहती है, बॉडी टेम्परेचर जो हीट रहता है वो आपका यूरिन से भी बाहर निकलता है। और डेफिकेशन कि जो डेफिकेशन का जो प्रोसेस रहता है, स्टूल जब बाहर निकालते हैं तो सम अमाउंट ऑफ हीट आपका कहां से निकलता है, हीट आपका बॉडी से बाहर निकलता है। तो थ्रू द एयर, थ्रू द यूरिन, थ्रू द डेफिकेशन, स्टूल जिसको अपन बोलते हैं, बावल से, किडनी से और लंग से आपका क्या होता है, हीट लॉस होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, थ्रू द स्किन। स्किन से 4 मेथड यहां पे काम आते हैं जिसको अपन बोलते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवोपरेशन। स्किन से आपके 4 टाइप्स के मैकेनिज्म के द्वारा हीट लॉस होती है। क्या होती है, हीट लॉस। अगर मैं बात कर लूं मोस्ट जो आपकी हीट परसेंटेज हीट लॉस होती है वो रेडिएशन से होती है। 60% आपका हीट लॉस होती है किससे, रेडिएशन से। अगर मैं बात कर लूं कंडक्शन की, कंडक्शन के अंदर 3% आपका हीट लॉस कहां से होगी, कंडक्शन के मेथड के द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं कन्वेक्शन की, कन्वेक्शन के अंदर आपका 15% और 22% आपका इवापोरेशन के थ्रू। बात करते हैं अपन फर्स्ट, हीट लॉस कहां से हो रहा है, कंडक्शन से हो रहा है। कहां से हो रहा है, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर ट्रांसफर्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि या आपका टेम्परेचर हाई मॉलिक्यूल से लो मॉलिक्यूल वेट की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बेस्ट एग्जांपल, बुखार आ रहा था, किसी इंडिविजुअल को फीवर था। आज अगर अपन बात करें अपने पास में, मैं हूं या कोई भी हो, फीवर हुआ, फीवर होते ही पीसीएम ले ली। क्या ले ली, पीसीएम ले ली। अब अगर मैं आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात कर लूं तो वहां पे क्या रह रहा था कि दादाजी को पता चला पोते को बुखार आ रहा है, तो दादाजी ने क्या किया कि अपना जो गमछा है उसको गीला किया, गीला करके सर के ऊपर लगा दिया। क्या किया, ठंडे पानी में गीला किया, भिगोया, भिगो के सर के ऊपर लगा दिया। सर के ऊपर लगाने का मतलब यहां से आपका बॉडी टेम्परेचर ठीक हो रहा है। दादाजी ने 1 घंटे के बाद देखा पोते का टेम्परेचर रिड्यूस, बुखार है ही नहीं। थर्मोमीटर तो अब आया, हाथ लगाया यहां पे, देखा टेम्परेचर बुखार तो है ही नहीं।
दैट इज द कंडक्शन। मैकेनिज्म क्या था, बात करते हैं अपन मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ये था, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या था, कम था। गीली पट्टी, ठंडा पानी, आइस पैक्स, हॉस्पिटल में देखा होगा, बर्फ के पैक्स या तो यहां लगा देते हैं या बर्फ के पैक्स जो रहते हैं वो आपके सर के ऊपर लगा देते हैं या गीली पट्टी लगा देते हैं। तो यहां से क्या रहता है, थ्रू द कंडक्शन हाई, अपन बोलते मॉलिक्यूल, जिनका मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा वो लो मॉलिक्यूल की तरफ क्या करते हैं, मूव आउट करते हैं, हाई से लो की तरफ। तो यहां पे क्या होगा, आपका हीट लॉस होती है कंडक्शन के द्वारा। अब अगर मैं बोल दूं कि गीली पट्टी या अपन बोल दे आइस पैक्स या अपन बोल दे वहां पे कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, वहां पे कंडक्शन मैकेनिज्म काम करता है, जिसके अंदर क्या रहता है कि पार्टिकल्स आपका क्या करते हैं कि हाई मॉलिक्यूल से लो मॉलिक्यूल की तरफ इंक्रीज करते हैं। बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 100 था, 105 था, बहुत ज्यादा था टेम्परेचर, गीली पट्टी लगाई, ठंडा ठंडा था एकदम, टेम्परेचर कम था इसीलिए ठंडा है। बात करते हैं अपन समर और विंटर। समर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा, गर्मी ज्यादा लग रही है, क्या लग रही है, गर्मी ज्यादा लग रही है, टेम्परेचर ज्यादा है। विंटर के अंदर टेम्परेचर कम है तो ठंडी लगती है। अब यहां पे क्या मैकेनिज्म रहता है कि इंडिविजुअल को शिवरिंग हो रही है, शिवरिंग के अंदर क्या हो रहा है, हीट लॉस होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। बट वो जो टेम्परेचर है वो निकल कहां से रहा है, कंडक्शन से निकल सकता है, निकल सकता है भाई, कोल्ड एप्लीकेशन। कहां से, कोल्ड एप्लीकेशन के द्वारा, और कोल्ड एप्लीकेशन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा 3% हीट लॉस होती है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कन्वेक्शन, बेस्ट एग्जांपल। कन्वेक्शन की बात करते हैं, 15% हीट लॉस आपका कहां से होता है, कन्वेक्शन से। सर्कुलेटरी एयर के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए तो आपकी बॉडी से हीट लॉस होती है। एग्जाम्पल, मेरे को जाना था कहीं, बोल दें अभी अपन बोल दें आमेर जाना था, हवा महल जाना था, गर्मी का मौसम था, ओला कैब बुक की, ओला कैब बुक किया, ओला कैब आई, स्विफ्ट डिजायर आई, बहुत अच्छी नई स्विफ्ट डिजायर आई, उसके अंदर बैठा, ड्राइवर को बोला एसी चला दे, क्या बोला, एसी चला दे। 10 मिनट के अंदर आमेर पहुंच गया, हवा महल पहुंच गया। जैसे ही बाहर निकला पता चला मेरे को बाहर तो टेम्परेचर ही आपका 45 डिग्री है। अरे भाई साहब, इससे बढ़िया तो वहीं बैठा रहता। जैसे ही बाहर निकलोगे थोड़ी देर के अंदर सर्कुलेटरी एयर जैसे ही चेंज हुई, आपकी बॉडी में कन्वेक्शन मेथड काम करेगा और हीट लॉस होगी। इसीलिए ऐसे इंडिविजुअल जो कि एक टाइम पीरियड के लिए एसी में बैठे रहते हैं और सडनली बाहर चले जाते हैं, हीट लॉस होता है और बीमार हो जाते हैं। या अगर मैं बोल दूं गर्मी लग रही थी, पंखा चला दिया, सर्कुलेटरी एयर हुआ, सर्कुलेटरी एयर जैसे ही हुई तो आपकी बॉडी से हीट लॉस हुई और आपकी बॉडी का टेम्परेचर लॉस हो गया, हीट लॉस हो गई। तो कन्वेक्शन मेथड। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं रेडिएशन के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज जो हीट लॉस होती है वो 60% हीट लॉस कहां से होती है, आपका रेडिएशन से। रेडिएशन का मतलब अगर मैं डायरेक्ट यूवी रेस, सन रेस के अंदर अगर कांटेक्ट में आता हूं तो डायरेक्टली मेरी बॉडी से हीट क्या करती है, जो रेडिएशन है वो अपनी तरफ क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और मेरी बॉडी से टेम्परेचर रिड्यूस करती है। अगर मैं एक्स्ट्रा यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आता हूं तो सडनली क्या रहता है, वो मेरी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जब भी एब्जॉर्ब करेगा तो थ्रू द रेडिएशन मेरी बॉडी से हीट लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब पर्सपीरेशन। पर्सपीरेशन, पर्सपीरेशन या फिर स्वेटिंग। गर्मी लग रही थी, गर्मी में बाहर टेम्परेचर, धूप ज्यादा, धूप के अंदर गए, बॉडी से पसीना निकला, पसीने के साथ में हीट भी लॉस हो गया, तो इवापोरेशन। वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, मतलब थ्रू द पर्सपीरेशन, थ्रू द स्वेटिंग भी आपका 22% हीट लॉस होता है। स्वेटिंग के द्वारा या फिर पर्सपीरेशन के द्वारा सन के कांटेक्ट में आते हो, सूरज के कांटेक्ट में आते हो तो आपकी बॉडी से क्या रहता है,
स्वेटिंग निकलता है, पसीना निकलता है, पर्सपिरेशन निकलता है, तो उसके साथ में आपकी बॉडी से हीट भी लॉस होता है। तो अपन ने डिस्कस किया 4 टाइप्स के हीट लॉस होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? थ्रू द स्किन, थ्रू द किडनी, थ्रू द लंग्स एंड थ्रू द बावल। ऐसे वेरियस टाइप के आपकी बॉडी के अंदर 4 ऐसे ऑर्गन्स रहते हैं जो कि हीट को लॉस करते हैं। स्किन के अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवापोरेशन। कंडक्शन का मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं और आपकी बॉडी से हीट लॉस होती है। बेस्ट एग्जांपल कोल्ड एप्लीकेशन, आइस पैक्स। कन्वेक्शन के अंदर सर्कुलेटरी एयर का चेंज होना और आपकी बॉडी से हीट लॉस होना। कंडीशन एसी रूम मान लो या फिर गर्मी लग रही थी, पंखा चलाया, सर्कुलेटरी एयर चेंज हुई, आपकी बॉडी से हीट लॉस हो गई। इवापोरेशन, सन के कांटेक्ट में आए, आपकी बॉडी से पसीना निकला, पर्सपिरेशन निकला, स्वेटिंग निकला, बॉडी से हीट भी निकल गई। रेडिएशन, एक्सेस रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहे हो थ्रू द यूवी रेस। यूवी रेस क्या करेगी? टेम्परेचर को एब्जॉर्व करेगी और आपकी बॉडी से टेम्परेचर निकल जाएगा। या बात करते हैं लंग्स के द्वारा कि जब अपन एयर एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल जब भी करेंगे तो आपकी बॉडी से वार्म एयर भी बाहर निकलती है और वार्म एयर के साथ में आपका क्या निकलता है? टेम्परेचर भी बाहर निकला। यूरिन और बाउल के साथ में भी क्या करते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो हीट को अपनी तरफ एब्जॉर्व करते हैं और अपनी बॉडी से एक्सक्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, कौन कौन से थर्मोमीटर के टाइप्स रहते हैं? बात करते हैं थर्मोमीटर के टाइप्स में। फर्स्ट आपका आता है क्लिनिकल या ग्लास थर्मोमीटर। क्लिनिकल या ग्लास थर्मोमीटर। एक आता आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। एक आता आपका इंफ्रारेड रेडिएशन थर्मोमीटर। एक आता आपका टेम्पोरल थर्मोमीटर। एक आता आपका डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर और एक आता आपका फॉरहेड थर्मोमीटर और एक होता है डिजिटल थर्मोमीटर। ये कुछ टाइप से थर्मोमीटर्स के जो कि अपन क्लिनिकली इनको यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो थर्मोमीटर यूज होता है वो ग्लास थर्मोमीटर या फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो यूज होता है वो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर और अगर मैं बोल दूं टेम्पोरल थर्मोमीटर। उसके अलावा इंफ्रारेड रेडिएशन थर्मोमीटर। आज के टाइम पे अगर अपन बोल रहे कोरोना पेशेंट्स के अंदर जो थर्मोमीटर यूज हो रहा है वो कौन सा है? इंफ्रारेड रेडिएशन थर्मोमीटर। पेशेंट है, पेशेंट के फॉरहेड के सामने अपन ने क्या क्या थर्मोमीटर लगाया, इंफ्रारेड रेडिएशन थर्मोमीटर लगाया और बॉडी टेम्परेचर को आपका क्या किया? चेक किया। डिस्कस करते हैं अपन विद द डायग्राम कि क्या होते हैं, किस टाइप के आपके थर्मोमीटर्स अवेलेबल रहते हैं। दैट इज द ग्लास थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। सबने देखा होगा ग्लास थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो इसकी रीडिंग रहती है लोएस्ट रीडिंग 35 से और हाईएस्ट रीडिंग 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ जाए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द लोवेस्ट रेंज ऑफ द ग्लास थर्मोमीटर? दैट इज द 35। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द हाईएस्ट रीडिंग? दैट इज द 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करते हैं अपन कि जब भी अपन पेशेंट को चेक कर रहे हैं या ग्लास थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या रहता है?
बात कर रहे हैं अपन ग्लास थर्मोमीटर के अंदर कि यहां पे सपोज मैं बात कर रहा हूं कि दो टेम्परेचर की जो स्मॉल लाइनिंग है या लार्ज जो लाइनिंग है, जैसे 35 और 36, इनके बीच में 5 लाइनिंग होती है। कितनी? 5 लाइनिंग। फिर आपका 37, फिर 5 लाइनिंग। ईच वन लाइन इंडिकेट 2 डिग्री। कितना? 2 डिग्री। अब अगर किसी इंडिविजुअल को टेम्परेचर अगर आप क्या तो 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 टेम्परेचर थर्मोमीटर का, इंडिविजुअल का 37, फिर 1 2 3 4 5, फिर 38। टेम्परेचर चेक करना, यहां पे आपका मरकरी प्रेजेंट रहती है और मरकरी हीट सेंसिटिविटी रहती है। क्या रहती है? हीट की सेंसिटिव रहती है, इसीलिए अपन यहां पे मरकरी चेक करते हैं। जब भी अपन इंडिविजुअल को टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो जो मरकरी है या जो पारा है वो यहां पे होना चाहिए। अब अगर मैंने टेम्परेचर चेक किया तो ये मरकरी आपका अपर जाएगी, अपर जाके यहां पे आ गई। अब जितना आ रहा है मरकरी जहां प्रेजेंट, यहां मरकरी आई है, यहां मरकरी आई है, तो मैं रीडिंग नोट करूंगा। यहां पे अगर आई है तो 37, 37.2, 37.4, 37.6 एंड 37.8। 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड पेशेंट का क्या है? टेम्परेचर है। तो यहां से अपन ग्लास थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं। दैट इज द बल्ब, दैट इज द स्क्रीन। दो पार्ट्स होते हैं ग्लास थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर के। ये वाला तो आपका रहता है बल्ब, जिसके अंदर मरकरी प्रेजेंट रहती है, और ये वाला जो पार्ट रहता है उसको स्टेम बोलते हैं, जिसके अंदर मरकरी ट्रेवल करती है। मरकरी क्या करती है? ट्रेवल करती है। मरकरी हीट का सेंसिटिव रहता है। 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेम टू बल्ब, या अपन बोल दे एक होता है बल्ब, एक होता है स्टेम। बात करते हैं अपन कि कैसे अपन ग्लास थर्मोमीटर को क्लीन करते हैं या डिसइंफेक्ट करते हैं। बिफोर द यूज से पहले आपको बल्ब को कैसे क्लीन करना है आपको, या मैं बोल दूं थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करना है, तो थर्मोमीटर को आपको क्लीन करना है, स्टेम टू बल्ब नहीं करना है। आपको क्लीन कहां से करना है? लेसर कंटामिनेटेड टू हायर कंटामिनेटेड। अब अगर मैं बोल दूं, आपने डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर के पास में एक कांच की ग्लास रहती है और इसके अंदर एक पानी भरा रहता है, सॉल्यूशन रहता है। उस सॉल्यूशन का नाम होता है डेटॉल, सेवलॉन, लाइसॉल, कुछ भी हो सकता है जो डॉक्टर के पास अवेलेबल रहे। अब यहां पे लेस कंटामिनेटेड कौन सा है? बल्ब वाला पार्ट। हाई कंटामिनेटेड कौन सा है? स्टेम वाला पार्ट। तो जब भी आपको थर्मोमीटर क्लीन करना है, टेम्परेचर चेक करने से पहले, तो लेसर कंटामिनेटेड टू हायर कंटामिनेटेड, लेसर कंटामिनेटेड टू हायर कंटामिनेटेड आपको क्या करना है? टेम्परेचर को चेक करना। ये तो है आपका टेम्परेचर को क्लीन करने का या डिसइंफेक्ट करने का। अगर बिफोर द अपन बात करते हैं, अब बिफोर के अंदर क्या है? हायर कंटामिनेटेड कौन सा है? बल्ब हो चुका है। क्यों? क्योंकि अपन ने मुंह के अंदर लगाया, मुंह के अंदर पेशेंट के बैक्टीरिया हो सकते हैं, इंफेक्शन हो सकता है, तो कंटामिनेटेड पार्ट कौन सा हो गया? बल्ब हो गया। आफ्टर द टेकिंग टेम्परेचर, व्हाट इज द मेथड ऑफ डिसइंफेक्ट ऑफ द ग्लास थर्मोमीटर? टेम्परेचर चेक करने के बाद में ग्लास थर्मोमीटर को किस वे के अंदर, किस मेथड के अंदर आपको क्लीन करना है? दैट इज द सेम प्रोसेस, लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड। अब लेस कंटामिनेटेड पार्ट कौन सा है? स्टेम। हाई कंटामिनेटेड कौन सा है? बल्ब। तो टेम्परेचर चेक करने से पहले बल्ब टू स्टेम, टेम्परेचर चेक करने के बाद स्टेम टू बल्ब, लेसर कंटामिनेटेड टू हायर कंटामिनेटेड,
दैट इज द मेथड, दैट इज द रूट, या अपन बोलते मैकेनिज्म, जैसे अपन यहाँ पे टेम्परेचर चेक करने के बाद में थर्मोमीटर है, ग्लास थर्मोमीटर है, उसको क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। ये टेम्परेचर अपन कहां कहां से चेक कर सकते हैं, ऑरल, रेक्टल और एक्सिलरी। या तो मैं ऑरल कैविटी के अंदर बिनेथ द टंग टेम्परेचर जो ग्लास थर्मोमीटर है उसको प्लेस करके 2 मिनट उसको प्लेस करके टेम्परेचर चेक कर सकता हूं। रेक्टल के अंदर, कि रेक्टल के अंदर मैं क्या करूंगा, रेक्टल प्रॉब या फिर रेक्टल थर्मोमीटर, इनका जो बल्ब आता है वो आपका क्या आता है, थोड़ा मोटा आता है, और जो रेक्टल थर्मोमीटर रहेगा वो क्या आएगा, थोड़ा पतला आएगा और थोड़ा लंबा आएगा, या लेंथ उसकी ज्यादा होगी रेक्टल के अंदर। तो रेक्टल के अंदर चेक कर सकता हूं या एक्सिलरी चेक कर सकता हूं। बच्चों के अंदर जो मोस्ट रिलायबल जो मेथड रहता है वो रेक्टल रहता है। क्या रहता है, रेक्टल रहता है। अगर मैं बात करूं बच्चों के अंदर, अपन एक्सिलरी नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे क्या रहते हैं, इनसेंसिबल रहते हैं, बच्चे ब्रेक कर सकते हैं, या फिर अगर अपन बोल दें 2 मिनट तक बच्चों के अंदर अगर आप थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर प्लेस करके रखोगे, अपन बच्चे के अपन भी बोर हो जाते हैं, छोड़ो ना यार कौन लगाएगा, इतनी देर आएगा जो आ जाएगा। तो अपन कहां से चेक कर सकते हैं, या तो रेक्टल से या एक्सिलरी से या ओरल से। अगर ऐसे पेशेंट जिनको ओरल सर्जरी है तो अपन या तो रेक्टल से चेक कर सकते हैं या एक्सिलरी से चेक करते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको रेक्टल सर्जरी है या रेक्टल प्रॉब्लम है तो उनका टेम्परेचर चेक करने का एक्सिलरी या फिर ओरल। ऐसे पेशेंट जिनके एक्सिला के अंदर हेयर ग्रोथ ज्यादा है, एक्सिलरी लिंफ नोड्स है, एक्सिला के अंदर कोई ट्यूमर है, तो अपन टेम्परेचर या तो रेक्टल या फिर ओरल। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर दैट इज द रेक्टल, बिकॉज एक्यूरेट रीडिंग वहां से मिलती है, हाई ब्लड सप्लाई होती है, तो एक्यूरेट रीडिंग मिलने के चांसेस कौन से होते हैं, आपके रेक्टल के होते हैं। तो ये है आपका ग्लास थर्मोमीटर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको अपन बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर, जो कि अपन पेशेंट के एक्सिला के अंदर और डायरेक्टली यहां पे डिजिटली रीडिंग आ जाती है, और जैसे ही टाइम होगा ऑटोमेटिक आपको रीडिंग देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमनली आज कौन सा यूज हो रहा है, डिजिटली। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, इसका नाम है इंफ्रारेड रेडिएशन थर्मोमीटर। इंफ्रारेड रेडिएशन थर्मोमीटर, अभी कोविड के अंदर जो चेक करें वो इसी से चेक करें। पेशेंट है, पेशेंट के फॉरहेड के सामने अपने टेम्परेचर जो थर्मोमीटर उसको प्लेस किया, विद इन सेकेंड्स के अंदर आपका रीडिंग नोट करेगा और आपको टेम्परेचर बताएगा। बट इससे फॉल्स रीडिंग आने के चांसेस ज्यादा रहते। सपोज मैं गर्मी के अंदर गया हूं, कहीं भी गया हूं, पर्सपिरेशन ज्यादा हो रहा था, मैंने ठंडे पानी से मुंह धो लिया, ऑटोमेटिक मेरा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो फॉल्स रीडिंग आने के चांसेस रहते हैं। दैट इज द इंफ्रारेड, जो कि अभी कोविड के अंदर मोस्टली यूज हो रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर दैट इज द पेपर स्ट्रिप। कौन सा है, पेपर या डिस्पोजेबल, मतलब कि यहां पे मैं पेशेंट को, इसको अपन बोलते हैं डिस्पोजेबल, मतलब ये जो रीडिंग है यहां पे आपको 35, 36, 37, 38, 38, 38.5, 90, 98.5, 40 रीडिंग दे रखी है। पेशेंट के मैं या तो फॉरहेड पे या एब्डोमेन के ऊपर प्लेस करूंगा, और जैसे कि आपने अपने 12th के अंदर देखा होगा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर लाल को नीला कर रहा है, नीले को हरा कर रहा है, काला कर रहा है, पीला कर रहा है, कलर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू अपन जो केमिकल्स यूज करते हैं। लिटमस पेपर अपना जो रंग है या कलर है वो चेंज कर देता है। यहां पे क्या रहता है कि ये ग्रीन डॉट है, जैसे ही अगर टेम्परेचर अपन चेक करेंगे तो ये ग्रीन डॉट क्या होगी, यहां पे ब्लैक होती जाएगी, ब्लैक होगी तो अपन क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे, जहां पे जाके ब्लैक हो गई, सपोज 90 या 39.5 के ऊपर जाके ब्लैक हो गई, तो यहां से अपने को पता चल जाएगा कि कलर क्या होगा, चेंज हुआ। अपन काउंट करके क्या कर लेंगे, टेम्परेचर को चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद में अपन डिस्कार्ड कर देंगे। यहां पे क्या रहता है कि ये सिंगल यूज रहता है, क्या रहता है, सिंगल यूज रहता है। सिंगल यूज का मतलब टेम्परेचर चेक किया और टेम्परेचर रीडिंग मिल गई, उसके बाद में अपन ने क्या किया, जो स्ट्रिप है उसको डिस्कार्ड किया।
यहां पे क्या रहता है, टेम्परेचर चेक करने के बाद में 1 मिनट 2 मिनट मैंने लगा के रखा, उसके 10 सेकंड के बाद में मैं जो रीडिंग है उसको नोट करूंगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ, यह है आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बच्चों के अंदर मोस्टली यूज करते हैं, विद इन सेकेंड्स के अंदर रीडिंग देता है। बच्चों के अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वहां से आपको हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को नोट करता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके थर्मोमीटर के जो अपन ने डिस्कस किए थे। तो थर्मोमीटर या अपन बोलते टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर का राइज होना। थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, यहां पे टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द फीवर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।